में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी आप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका राहुल के साथ एक ही जीप में आई नजर। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा 2 साल पहले भी किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी आंदोलन पर हैं। यूसीसी की ओर हिमंता सरकार का पहला कदम, असम में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट खत्म करने का फैसला। मुस्लिम नेता ने कहा यह महज चुनावी हथकंडा, मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम अखाड़े में बात करेंगे असम में जो हिमंता सरकार ने 79 साल पुराने मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट पर रोक लगा दी है। यानी अब आने वाले दिनों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी धर्मों के लिए एक मैरिज कानून ही लागू होगा। अब मुस्लिमों में बाल विवाह पर रोक हो जाएगी, लेकिन अब इस पर सियासत भी तेज होती हुई। जहां सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी असम सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। बदरुद्दीन अजमल ने बकायदा इस फैसले को मुसलमानों को टारगेट करने वाला बता दिया। सवाल ऐसे में यह खड़ा होता है कि क्या बाल विवाह पर रोक लगाना गलत है? क्या सभी के लिए एक जैसा कानून लागू करना गलत है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आप ही रिपोर्ट देखिए। समान नागरिक संहिता की आहट, यूसीसी की तरफ हिमंत सरकार का पहला कदम, बाल विवाह को रोकने के लिए बड़ा फैसला, असम में मुस्लिम विवाह अधिनियम खत्म। उत्तराखंड की तर्ज में असम में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात करने वाले मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने संकल्प की सिद्धि के लिए पहला कदम उठा लिया है। असम सरकार ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को समाप्त करने का फैसला किया है। ये निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। असम कैबिनेट ने पुरातन असम मुस्लिम विवाह अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के ना होने पर शादी के कानून प्रावधान थे। ये असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम है। यही नहीं, असम सरकार ने इसे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में अहम कदम बताया है। স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট আছে, গতিকে সকলো বিবাহ আমি স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টৰ জৰিয়তে হোৱাটো বিচাৰিছো। আৰু সেইকাৰণে এই দ্য আসাম মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট 1935 নোহোৱা কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে। बाल विवाह रोकने के नाम पर असम सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम से सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बहु विवाह केवल मुसलमानों में नहीं बल्कि अन्य समुदाय में भी है। केवल मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है। यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी असम सरकार के फैसले का विरोध किया। और भी बहुत कुछ है। असम में यूसीसी लाने का एक पहल ये पहला स्टेप है। यूसीसी लाने का पहला स्टेप है। ये जो कल जो ये असम में मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। मुसलमान शरीयत के ऊपर और कुरान के हुक्म के ऊपर चलेगा। एक्ट कितने ही बनाते रहे, एक्ट बनते रहेंगे। क्या मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो? क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज को जलाओ मत, दफन कर दो? असम सरकार और हिमंत बिस्वा शर्मा विशेष रूप से अपनी नाकामी, अपनी अकर्मण्यता और भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए इस तरीके के गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हमें पूर्ण विश्वास है वो स्क्रैप कर दिया जाए। असम की आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जिसमें से करीब 34% मुसलमान हैं। असम की हिमंत सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यकों में बहु विवाह और बाल विवाह जैसी कुरीतियों से
न सिर्फ महिलाओं का शोषण हो रहा है बल्कि राज्य की डेमोग्राफी पर भी इसका असर पड़ रहा है। यही वजह है कि बहु विवाह के आरोप में असम में अब तक 4000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को अगर टारगेट करूंगा तो हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा और मैं बड़ी आसानी के साथ यहां से निकल जाऊंगा करके उसमें। तो ये सब एजेंडे के तहत वो पहले यूसीसी लाते हैं, अब मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर मुदाखलत करते हैं। देखिए कुछ भी हो जाए, हाँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब सरकार बहु विवाह और बाल विवाह को लेकर सख्त कानून बनाने की भी तैयारी कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ भी उत्तराखंड की तर्ज जनजातीय समुदाय को इन कानून से छूट दी जाएगी या उन्हें भी इंसाफ के तराजू पर बराबर माना जाएगा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय तमाम खास मेहमान जो जुड़ गए हैं, तारुफ करवा देती हूं उनका। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। AIMIM प्रवक्ता दानिश कुरैशी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत दानिश कुरैशी साहब आप ही के साथ, शरिया या संविधान, क्या मानेंगे मुसलमान? देखिए, मुझे लगता है कि मुसलमानों के मामले में सबसे सुपीरियर जो है वो संविधान है और संविधान के अधीन ही मुसलमानों को ये हुकूक मिल रखा है कि हमें अपना शादी ब्याह जीवन जीने का तरीका, जो कुछ भी हमारी लाइफस्टाइल है, हाँ। वो उसमें आप कोई भी इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी नाकाम कोशिश है। और हेमंत सरकार की अगर आप बात कर रही हैं तो हाँ। कोई मुझे ये समझा दे कि मुसलमानों को आज आप ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का जो शादी का तरीका है वो खारिज कर दिया, आपका तलाक का जो तरीका है वो खारिज कर दिया और अब होगा स्पेशल मैरिज एक्ट के माध्यम। तो मुझे ये बता दीजिए कि हिंदुओं का हिंदू मैरिज एक्ट अलग रहेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट अलग रहेगा। अरे बोला तो जा रहा है यूसीसी की तरफ, ये पहला कदम। यूसीसी समझ रहे हैं आप, एक देश एक कानून, क्या हिंदू क्या मुसलमान, ऐसे में सवाल फिर उठता ही नहीं है। मुसलमान हो या हिंदू बहु विवाह नहीं कर सकते, बाल विवाह नहीं किया जा सकता। और अगर ये 1935 वाला कानून हिमंता सरकार ने खत्म किया है तो तकलीफ क्यों? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर हेमंता को ऐसा लगता है कि एक देश एक कानून, तो हिंदू मैरिज एक्ट भी खत्म कर दे, स्पेशल मैरिज एक्ट भी खत्म कर दे, सारी चीजें कम कर दे, देश में नास्तिकता लागू कर दे, धर्म रहेगा नहीं है, मुसलमान नास्तिकवाद चला कर दो। तो यानी कि अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है यहाँ पर उत्तराखंड की तरह असम के अंदर भी, तो आप लोग उसका वेलकम करेंगे? हम क्यों वेलकम करेंगे? हम तो संविधान विरोधी। आप ही तो कह रहे हैं अगर मुसलमानों का ये अधिनियम ये कानून खत्म किया है तो फिर हिंदुओं का भी करिए, तो वो तो हिंदुओं का मुसलमानों का सबका खत्म करेंगे, फिर धर्म की बात कहाँ रह जाएगी? आप गलत क्यों कर रही है? मैं आपको समझा दूं, हम किसी को कुछ भी खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कॉमन की बात कर रहे हैं। दरअसल वो कॉमन तो है ही नहीं। अगर आप कॉमन की बात कर रहे हैं तो आपको ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं करनी और अच्छा देखिए बहुत आसान शब्दों में, ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है आपसे कुरैशी साहब कि ये जो कानून खत्म किया गया है, सरकार का ये कहना है, असम सरकार का, हिमंता सरकार का, कि ये बाल विवाह के खिलाफ था, बहु विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ था, जिसकी वजह से महिलाओं को, बच्चियों को प्रताड़ित होना पड़ता था। उस कानून को खत्म किया गया है, तो फिर आपत्ति क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं मोहतरमा, कि मुझे ये बता दीजिए कि हिमंता सरकार ने कितने रजिस्ट्रार को एफआईआर नहीं हुई? अगर किसी को जेल में डाल रहा है तो मुझे बताइए। एफआईआर का आप जिक्र कर रहे हैं तो आंकड़ा दे देती हूं आपको। पिछले साल 4000 एफआईआर असम में अंडर एज मैरिज के तहत हुई है, जिसमें 8000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन मेजॉरिटी उनमें मुसलमानों की थी, जिस वजह से अब देखिए सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ऐसे हिंदुओं को भी टारगेट किया जा रहा है जो बहु विवाह कर रहे थे, बाल विवाह कर रहे थे।
मैं जवाब दूं, शिल्पा जी मैं जवाब दूं। बोलिए। मैंने आपसे वो आंकड़ा तो सुन लिया, वो तो पूरे देश में आंकड़ा है आज भी विवाह का। तो मुझे ये बता दें कि जिन रजिस्ट्रारों को, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया 18 साल से कम उम्र की बच्ची का शादी किया हो और उठाकर हेमंत सरकार ने जेल में डाला, अगर एक मिनट मुझे बता दें। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी इस समय जुड़ गए हैं, गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा, क्या असम में यूसीसी लागू होने जा रहा है? ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम अधिनियम आप लोगों ने खत्म कर दिया, 1935 वाला ये कानून आप लोगों ने खत्म कर दिया, लेकिन हिंदुओं के मैरिज एक्ट का क्या, उसे भी खत्म करेंगे? शिल्पा जी, मुझे लगता है कि यूसीसी तो पूरे देश में लागू होना चाहिए और लॉ ट्रिब्यूनल इस पर काम भी कर रहा है। और आसाम में लिया हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा की कैबिनेट का ये फैसला स्वागत योग्य है, जहां पर बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, कम उम्र बच्चियों की जहां शादी किया जाता था वहीं बहु विवाह किया जाता था, कई शादियां की जाती थी। इससे जो हमारे संविधान में वर्णित जो आयु है उसका भी उल्लंघन होता था और कहीं ना कहीं एक जो डेमोग्राफिक जो परिवर्तन आ रहा था और उसको भी संज्ञान में लेने की बात है। और ये सभी धर्म जातियों पर समान रूप से लागू होगा। मुझे लगता है कि इसका विरोध करना उचित नहीं है, इसको एक स्वस्थ समाज के दिशा में बढ़ता हुआ कदम मानना चाहिए। कुछ कानून जब बनते हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो सभी देश कालखंड में प्रासंगिक हो, समय के अनुसार वो प्रासंगिकता अपनी खो देते हैं, तो उसके सुधार की आवश्यकता पड़ती है। और ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए। और मुस्लिम समाज में या हिंदू समाज में भी, किसी भी समाज में कम उम्र में बच्चियों की शादी को बढ़ावा तो नहीं देना चाहिए। हाँ, ये एक्ट वहां पर बाकायदे लागू था, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसमें कम उम्र की बच्चियों का विवाह वर्णित रहा और यहाँ तक कि शरिया में भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन दिया जाता है उम्र का, वो गलत है। लेकिन मॉडर्न एज में जब उम्र तय किया गया है और हमारे संविधान में पूरी तरह से वर्णित है 18 वर्ष और 21 वर्ष का उम्र उसमें मानक तय किया गया है, तो उसके अनुसार ही हो। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य कदम है और यूसीसी के दिशा में प्रत्येक राज्य को बढ़ना चाहिए। जैसे उत्तराखंड ने लागू किया, गोवा में तो पहले से भी था, अगर आसाम इस दिशा में बढ़ता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर स्वागत हो क्यों नहीं रहा? विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से? हिमांशु कुमार जी जवाब दीजिए, क्योंकि 1935 वाले इस एक्ट के तहत इस कानून को जो रद्द किया गया है कि ये मुसलमानों के उत्थान के लिए, कि भाई जाहिर तौर पर जो मुसलमान महिलाएं हैं बहु विवाह की वजह से, बाल विवाह की वजह से जो प्रताड़ित होती हैं, वो बचाई जा सकेंगी, तो फिर इसे साजिश करार क्यों दिया जा रहा है? हिमांशु कुमार। विवाह को रोकने के लिए पहले से ही कानून है हमारे, इसके लिए नया कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बाल विवाह को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, इसको ये नहीं कह सकता कि अच्छा चीज है या फिर इसका प्रश्न मिलना चाहिए। निश्चित रूप से बाल विवाह पर रोक लगना चाहिए और कांग्रेस पार्टी सदा से बाल विवाह जैसी नीतियों के खिलाफ रही है। अब बात रह गई यूसीसी जो लागू कर रहा है असम में, उसके संबंध में स्पष्ट मानना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि जो विधि आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय के विचारों का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका जब तक कोई समीक्षा नहीं आता है, जब तक रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, इसके बारे में बहुत हद तक कहना उचित नहीं हो। लेकिन एक जात और धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह से एक साजिश के तहत और राजनीतिक प्रतिबद्धता के चलते यदि कोई कानून बनाया जाता है तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। ये सरकार असम की चाहती है कि जो उनकी विफलता है उस पर पर्दा किस तरह से डाला जाए, और इसको पर्दा डालने के लिए इस तरह की चीप पॉपुलरिटी का काम किया जा रहा है। इसमें सरकार की, असम सरकार की नीयत ठीक नहीं लग रही है, उनके नीयत पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इसके बारे में देखिए, ये शिल्पा जी, सबसे बड़ी बात है कि इस देश में विभिन्न रीति रिवाज, लेकिन देखिए बाल विवाह को रोकने के मकसद के साथ यही तो कारण दिया जा रहा है कि असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 के तहत इस कानून में 18 से और 20 उम्र का जो दायरा रखा जाता था लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, उससे कम उम्र का जिक्र था, इसलिए उसका खत्म किया जाना जरूरी था। तो फिर क्या दिक्कत? देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए पहले से हमारे पास कानून, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, इसको रुकना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि इसको नहीं रोकना, ठीक है, लेकिन एक धर्म विशेष के ऊपर टारगेट करना और उसको प्रताड़ित करने के लिए
और अपने वोट की राजनीति को सेकने के लिए, उसको गोलबंद करने के लिए इस तरह की नीयत से यदि कोई कानून बनाया जाता है, जवाब दीजिए गौरव मिश्रा, वो कह रहे हैं कि क्योंकि पहले से कानून था, इस तरह से ये नाटक करने की क्या जरूरत है? फिर आप लोग जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करने के मकसद के साथ ये कदम उठा रहे हैं। हिमांशु कुमार, शिल्पा जी, आपके इन आरोपों का जवाब पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। कानून पुराने कानून को रद्द किया गया है, खत्म किया गया है, ठीक है। नए कानून की आवश्यकता इसमें जब भी पड़ेगी तो निश्चित रूप से वहां की सरकार बनाएगी, लेकिन जो उम्र का मानक तय है उसी के अनुसार स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये सारे रजिस्ट्रेशन अब होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जैसी या विपक्षी वो सारे दल जिनको सस्ता मुस्लिम वोट बैंक चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि बाल विवाह हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा हो, 4 विवाह 40 बच्चे हो, डेमोग्राफी में परिवर्तन आए। आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, सिर्फ पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार का पूर्वी हिस्सा, आप देखिए कितना बड़ा डेमोग्राफिक परिवर्तन आया है। ठीक है। लगभग सिर्फ 40-50 वर्षों का भी अगर आंकड़ा देखेंगे आप, तो इतना बड़ा परिवर्तन आया है मुस्लिम आबादी और अन्य लोगों के पॉपुलेशन में, जिसका जो कायदे से आंकड़ों में बैठेगा नहीं। और इतने बड़े परिवर्तन के साथ अगर कानून बनता है, अगर वहां के सामाजिक व्यवस्था को अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसमें क्या परेशानी है? तो उसमें क्या लेकिन परेशानी ये चाहते है हैं कि उनको राजनीति क्यों घुसा दी जाती की है? परेशानी बनी रहे, शिक्षा की परेशानी बनी रहे, और बाल बाल विवाह हो, पॉपुलेशन बढ़ता रहे, ऐसा कांग्रेस पार्टी चाहती है। नहीं मिल पा रही है। और अगर वो जो कानून खत्म किया गया है, क्यों? क्योंकि उसमें लड़कियों के 18 साल से पहले, लड़कों के 21 साल से पहले शादी करने का नियम था। उस नियम को खत्म करके बाल विवाह को रोकने की ही, इस कुरीति को, इस कुप्रथा को रोकने की ही तो कोशिश यहां पर हुई है। और ये कोई कानून नया तो था नहीं। बता दें आपको, चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत 2006 और 2012 में भी जो पोक्सो एक्ट आया था, यूपीए के तहत ही तो ये कानून लाया गया था। उसके बाद फिर क्या दिक्कत है? दानिश कुरैशी साहब, ये तो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के आगे, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अच्छा कदम है। देखिए शिल्पा जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने पहले भी सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि जो भी आपकी आवाज आ नहीं पा रही थी सर, दोबारा पूछिए, तब स्पष्ट तौर पर आपकी आवाज आ नहीं पाई। जब मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की, चाहे बच्चा, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उसकी शादी अगर किसी भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसने रजिस्टर की है, ऐसा एक भी रजिस्ट्रार के सामने आपने एफआईआर की हो या उसको जेल में डाला हो, तो मुझे बताइए, तो आपको नहीं मिलेगा पूरा हेमंत की सरकार में। दूसरे नंबर की बात, देखिए यहाँ कानून जो बनाने की बात कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाने का जो कानून है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, उसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप मुसलमानों का जो शादी का कानून है, जो तलाक का कानून है, उस पर पाबंदी लेकर आएंगे, तो ये हमारा जो हक है, संवैधानिक हक है, उसके ऊपर खराब है। और सुन लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो सत्ता में आ गई है और सत्ता में खराब जाएगी, ऐसा नहीं है। मैटर को चैलेंज किया जाएगा, अगर कानूनी एतबार से तमाम तरीके से उसका विरोध करेंगे। अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे निकलना पड़ा सड़कों पे निकलेंगे। जवाब दीजिए गौरव मिश्रा जी। देखिए, जो कानून इनके अनुकूल हो उसको तो ये मानते हैं, और जो अनुकूल नहीं होता है उसको ये शरिया के ऊपर डाल देते हैं कि हम तो उसके अनुसार ही चलेंगे। और जहां संविधान की आवश्यकता पड़ती है वहां संविधान लेकर के खड़े हो जाते हैं और उसी संविधान की प्रतियां ये जलाते हैं अपने स्वार्थ में। तो ये दोगला चरित्र नहीं चलेगा। ये देश विकास के पथ पर चलेगा और सबका विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मूल मंत्र ही है सबका विकास सबका साथ। तो कम से कम इस तरह के कानून जो कि एक समाज विशेष को गर्त में डाल रहे हो, उनको बाहर लाना। 3 तलाक के लिए संघर्ष किसने किया? 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं, ऐसा नहीं है कि आज भी वो चीजें खत्म हो गई है, लेकिन हाँ, कानून बनने से एक उनको शस्त्र मिला है, एक आधार मिला है, उनके लिए एक सहारा मिला है। तो उसी प्रकार इस तरह की कुरीतियों को बढ़ावा देना, परोसना और सिर्फ धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, शरिया के नाम पर उसको डिफेंड करना, ये कहां तक उचित है? शरिया के नाम पर ये चीजें बंद होनी चाहिए। कहां तक उचित है? दानिश कुरैशी साहब, जल्दी से आपका इस पर छोटा सा रिमार्क, उसके बाद हमारे साथ अधिवक्ता शोएब सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं, उसके बाद शोएब जी आऊंगी आपके पास। ठीक है। देखिए मिश्रा जी से मुझे तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर वो बात करते हैं कि कानून की
तो आप याद रखिए, आप सरकार में हैं और कानून बनते हैं, कानून खत्म भी होते हैं। कई कानून सुप्रीम कोर्ट हटाती है, कई बार सरकारें खुद भी विड्रॉ कर लेती हैं। अब किसान आंदोलन देख लीजिए, अब CNRC का आंदोलन देख लीजिए, तो सुन लीजिए, लोगों की जो जहनीत है उसको कहीं पहचानने में कहीं ना कहीं अगर कोई शिकस्त आता है हुकूमत में, तो इस तरीके के कानून आते हैं और लोकतंत्र में उसकी इजाजत है। चलिए, जिस कानून को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ, ये कानून था क्या जिसे रद्द किया गया, जिसे खत्म किया गया हिमंता सरकार की तरफ से, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? इस कानून को समझ लेते हैं और इसके रद्द होने के बाद कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, वो समझने के लिए हमारे साथ इस समय मोहम्मद शोएब सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। सिद्दीकी साहब, समझाइए जरा, जो कानून खत्म किया गया है वो क्यों खत्म किया गया है, क्या हवाला देते हुए खत्म किया गया है, और कुछ लोगों को इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? अगर एज सुनिश्चित कर दी गई है, लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल, बाकायदा बहुविवाह रोकने के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए इस कानून को खत्म करना जरूरी बताया गया है, तो फिर इन्हें आपत्ति क्यों हो रही है? लागू किया गया है तो 1935 का एक्ट 7 को खत्म किया गया है। हाँ, उसमें देखिए, जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि ऐसी चीज चलेगी वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे मुस्लिम जो दिक्कतें सामने आ सकती हैं, जैसे बाल विवाह की बात आपने करी है, तो जाहिर सी बात बाल विवाह जो है एक जमाने में होता था, हर समुदाय के लोग बाल विवाह करते थे, लेकिन इस दौर में जैसे गवर्नमेंट ने जो है 18 साल लड़की की और इसके साथ लड़के रखी है, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, इसमें जैसे बहु वाली बात आ गई है, बहु के साथ रोक लगेगी, तो हमारे वहाँ पर ऐसा होता नजर कि जो लड़कियों को तलाक मिलता है वो इज्जत जो रहती है और इज्जत जब पूरी हो जाती है तो उनको अख्तियार होता है कि वो किसी से शादी कर सकती है। तो उसमें ये चीज है कि लड़की की जिंदगी जो है वो बर्बाद ना हो। अब देखिए, मुस्लिम जो है हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया का मुस्लिम जो है वो कुरान और कुरान शरीयत से चलता है, तो इसमें दिक्कतें जो है मुस्लिमों को बहुत आएंगी, लेकिन 1935 का जो एक्ट है उसको निरस्त करा गया है। लेकिन कुरान से ऊपर तो संविधान है ना, कानून है ना, अभी भी क्या शरीयत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से चला जाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। फिर देखिए होता क्या है, देखिए जो संविधान है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हर मुल्क जो है संविधान चलता है, बिल्कुल। संविधान के खिलाफ कोई समुदाय हो, कोई इंसान हो, चाहे किसी की भी हो, तो वो गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है खत्म किया गया है, जो मुस्लिमों को दिक्कतें आएंगी, मुख्यमंत्री को चाहिए था कि कम से कम मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े आलिमों को बैठा के बात कर लेते। लाइव है आकाशीय, आपको दिक्कत क्या आ जाएंगे इस तरह से बाल विवाह का है। जाहिर की बात, बाल विवाह कोई नहीं करता है, वो दौर खत्म हो गया। ना ही जैसे मुसलमानों पर एक इंसान था कि उनके बच्चे बहुत होते हैं, वो दौर खत्म हो गया। हर आदमी महंगाई के सामने कर रहा है, पहाड़ के सामने कर रहा है। अब जिस तरह लोगों ने कहा कि असम में ये चीज आई है, उससे इसी का आगे आने की बात है, तो मैं इस बात को नहीं जाऊंगा कि हर पार्टियां जो है सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझती है, और जो मुद्दा उठता है तो उस मुसलमान को टारगेट बना के हर पार्टियां दूसरी पार्टी को लड़ा के अपना वोट बैंक है। ठीक है, लेकिन सवाल फिर ये भी खड़ा होता है, इस सवाल का जवाब मैं दानिश जी से लूंगी कि अगर एक 50 साल का आदमी 10 साल की 12 साल की बच्ची के साथ शादी करता है तो क्या ये करना जायज है? और अगर इसे रोकने के लिए इस कानून को खत्म करना जरूरी था और खत्म कर दिया गया, तो फिर भी क्यों इस पर विरोध जताया जा रहा है? फिलहाल आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे यहां पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिया संकल्प, हर एक गौपालकों का होगा कायाकल्प। नंद बाबा दुग्ध मिशन इसी का प्रतिफल है। प्रदेश के गौपालकों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुए इस मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की गई। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य का समुचित इंतजाम हुआ। 1000 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च हुआ मिशन। 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को मिलेंगे 10,000 रूपए। 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को मिलेगी 15,000 की राशि। निःशुल्क गाय देंगे और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिनमें नंदनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति का गठन शामिल है। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन,
दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। योगी सरकार का भव्य इंतजाम, EV बसों से लैस अयोध्या धाम। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा होने के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राम नगरी को सुविधाओं से लैस करने में लगातार जुटी हुई है। प्रतिदिन रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले लाखों लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने अयोध्या को 200 इलेक्ट्रिक बसों का शानदार तोहफा दे दिया है। अयोध्या धाम के 6 रूटों पर 200 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जाएगा। पहले चरण में अयोध्या वासियों को 50 ई बसों और 25 ई ऑटो की सौगात। अयोध्या धाम से चारों दिशाओं में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के लिए भी ई बस सेवा का शुभारंभ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेज, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके। प्रभु श्री राम के धाम में सुलभ और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति योगी सरकार के संकल्प का बेमिसाल उदाहरण है। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखे, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज EV बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री रामोत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर।
55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अनूठी पहल करके नई मिसाल पेश की है। 2017 से पहले तक प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा अब इतिहास है। अब तो प्रोजेक्ट अलंकार और पीएम श्री योजना की बदौलत प्रदेश के छात्रों के पास हासिल करने के लिए सपनों का आकाश है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है। पीएम श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ। 928 विद्यालयों को आधुनिक बनाने में खर्च होंगे 404 करोड़ रुपए। पहली से 12वीं क्लास तक किए जा रहे अपग्रेड। ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक स्कूलों का हुआ उद्धार। अब पीएम श्री के जरिए शिक्षा व्यवस्था को संजीवनी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत पीएम श्री योजना के लिए प्रदेश में 1753 विद्यालय चुने गए थे। पहले चरण में 928 विद्यालयों का काया पलट किया जा रहा है। योगी सरकार ने ठाना है प्रदेश के हर बच्चे को पढ़ाना है। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। हिमंता सरकार ने जो एक मुस्लिम अधिनियम कानून को खत्म करने का काम किया है, उसी पर अब मचा हुआ है बवाल कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है और भी तमाम तरह के सवाल। इसके अलावा एक ये सवाल भी कि यूसीसी लागू करने के लिए क्या पहला कदम असम सरकार ने यहाँ पर उठा लिया है? अब अगला कदम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर रहेगा, यानी कि उत्तराखंड के बाद अगला राज्य क्या असम रहने वाला है? इसी मुद्दे पर कर रहे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हुए दानिश कुरैशी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, क्या आपको ये जायज लगता है अगर 50 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति 10 साल, 12 साल, 15 साल की बच्ची के साथ शादी करे? अगर इसके लिए एक परमानेंट एज फिक्स कर दी गई है कि 18 से नीचे शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, और अगर पुराने कानून के तहत इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती जा रही थी, छूट मिल रही थी, उसे खत्म किया गया है, तो फिर लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? बार बार घूम फिर कर सवाल वहीं पर आकर अटक जाता है कि मुसलमानों को टारगेट करने जैसी बातें क्यों कही जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो शिल्पा जी एक बात समझ लीजिए कि आप खुद उसमें पक्षकार ना बनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले नंबर की बात आगे ये खड़े हुए, मैं जनता का सवाल कर रही हूँ सर, बीजेपी का नहीं। जनता पूछेगी ना फिर आपसे कि अगर देखिए मुस्लिम अधिनियम एक्ट खत्म हुआ है और अगर अगला कदम यूसीसी को लेकर है, तो फिर आप लोग अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। बीजेपी का जो टारगेट, जो कहना होगा, फिर मैं उनसे पूछूंगी। कंप्लीट मैं जवाब बोलिए। देखिए, सवाल यहाँ ये है कि 18 साल से बड़ी उम्र, 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसकी अपनी नीति पसंद है। अगर कोई 18 साल का लड़का 70 साल की किसी महिला से शादी करना चाहता है तो उसका निजी कानून है, उसमें ना मैं कर सकूंगा ना आप कर सकते। लड़कों के लिए 21 साल है, 18 नहीं। सुनिए आप सुनिए। अब सवाल यहाँ ये है कि 18 साल से कम उम्र की शादी की बात है, तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछा था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि 18 साल से कम उम्र की किसी भी बच्ची की शादी हो, किसी भी मजहब की हो, चाहे हमारे मजहब की हो चाहे और किसी मजहब की हो, इसकी मुखालिफत कोई नहीं कर रहा। मुखालिफत इस बात की जा रही है कि आप 18 साल से ऊपर का जो कानून था उसको खारिज करने की जो बात कर रहे हैं वो साधीन में करेंगे। देख लीजिए, अगर मुसलमान की बात की जाए तो मेरा मजहब जो है, मेरे यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक व्यक्ति, एक आदमी और एक औरत के बीच में। अगर हिंदू मजहब की बात की जाए तो उनके यहाँ 7 जन्मों का साथ है। तो ये तमाम लोग जो मजहबी जो सोच है वो सबकी अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, किसी और पैनलिस्ट की अलग है। भारतीय जनता पार्टी में भी विविधता होगी, कोई आदिवासी व्यक्ति होगा तो उसकी सोच अलग होगी, ऐसे का।
इसकी बात आती है, सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ विविधता में जो ये हमारे डाइवर्सिटी जो है ठीक है, ये सारी चीजें इस समय मुसलमानों के दिलो दिमाग में चल रही हैं, इस वजह से वो डरे हुए हैं। गौरव मिश्रा जी, कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोग? क्योंकि देखिए, सरकार में हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सरकार सबकी होती है, और अगर मुसलमानों को ये लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, और देखिए अब तो खुलकर वो कह रहे हैं बदरुद्दीन की भाई अगला कदम तो यूसीसी होगा, यानी कि सीए के थ्रू, यूसीसी के थ्रू, एनआरसी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मन में उनके खौफ सा पैदा हो गया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भ्रामक चीज है उन्हें दूर करना और जो एक्चुअल फैक्ट्स उनके सामने रखना। कैसे करिएगा आप लोग? शिल्पा जी, इसमें भ्रम या डर जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने उत्तराखंड में जब यूसीसी पास हुआ था, पारित हुआ था, उस समय ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आसाम में यूसीसी हम लाएंगे और जल्द लाएंगे, उसको पूरा करेंगे। और इस एक्ट को खत्म करने के बाद 1935 के इस मुस्लिम मैरिज एक्ट को, तलाक एक्ट को खत्म करने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ आसाम है, उसी यूसीसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है ये। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि एक तरफ तो हमारे संविधान में न्यूनतम जो एक उम्र की सीमा है लड़कियों की और लड़कों की 18 और 21 वर्ष की, वो तय है। साथ ही साथ ये एक्ट ये अवसर देता था मुसलमानों को कि वो कम उम्र की बच्चियों का विवाह कर सके, और उसके लिए 94 रजिस्ट्रार थे और वो इस तरह के काम कराते थे, जिनको इस एक्ट को खत्म करने के साथ ही उनका भी ये काम खत्म हो गया। उनके लिए 2-2 लाख का एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत 2-2 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? आंगी कुरैशी साहब, दोनों बातें एक साथ तो नहीं चल सकती। और जिसमें समाज का उत्थान हो, जिसमें बच्चियों की अस्मिता की रक्षा हो सके, उनके जीने का अधिकार सुरक्षित हो सके, इक्वालिटी का आधार मिल सके, तो मुझे लगता है उसमें तो ना मुसलमान की बात होनी चाहिए ना हिंदू की बात होनी चाहिए। उसमें समान रूप से सबको उसका समर्थन करना चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ा थ्रेट भी, बड़ा खतरा भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बना रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को बदला गया पिछले 40 वर्षों में, बहुत बड़े पैमाने पर इन्फिल्ट्रेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ने वहां की आबादी को परिवर्तित कर दिया, और जो मूल थे वो विस्थापित होने पर मजबूर हुए, और कहीं न कहीं बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ी वहां पर। इसलिए पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख सकते हैं। यही हालात आसाम में भी इस तरह के हालात असम में ना होने पाए। कुरैशी जी, जल्दी से छोटा सा रिमार्क, उसके बाद हिमांशु कुमार में आ रही हूं आपके पास, और सिद्दीकी साहब इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। पहले जल्दी से 10 सेकंड कुरैशी साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है मिश्रा जी कि आप ये बात जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय नागरिकों के लिए अगर बात है तो भारतीय नागरिक के लिए सरकार की जिम्मेदारी किसी मजहब की नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों के प्रति है। देश के तमाम नागरिकों की सुरक्षा करना उनका काम है, किसी धर्म की सुरक्षा करना उनका काम नहीं है। भाई, ग्रेटर बांग्लादेश का नारा किसने दिया था? ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का नारा किसने दिया था? और उस अभियान पे कौन काम कर रहा था? उसी आसाम का एक नेता है जो हमेशा ऐसी बातें करता रहता है। पहले कहते हैं कोई नहीं आया, फिर वो कहते हैं कि हमने, ये तो दौरे मारने में। आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर आ नहीं पा रही है, लगता है नेटवर्क इशू की वजह से। एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ पा रहा है, आपके शब्द मिस हो रहे हैं आपस में। हिमांशु कुमार, आपका रुख करते हुए। हिमांशु जी, अब देखिए यहाँ पे गौरव मिश्रा ने अच्छे तरीके से समझाया कि जो बंगाल में हुआ, क्या वही सब असम में भी होते हुए देखना चाहते हैं आप लोग? नहीं अगर, तो इसीलिए तो ये इस कानून को खत्म किया गया है। दूर की सोच के साथ आज इसे खत्म करते हुए एहतियातन ही कदम उठाया गया है, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। विधि आयोग का रिपोर्ट शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को याद नहीं। विधि आयोग का रिपोर्ट स्पष्ट कहा था जब केंद्र सरकार यूसीसी लागू करना चाहती थी कि अभी उचित समय नहीं है इस देश में कि यूसीसी लागू किया जाए। अब केंद्र सरकार को यूसीसी लागू कर दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं लागू किया? सारे विपक्षी दल के लोगों को बैठा करके जो उचित मसौदा होगा उसको तैयार करके लाना चाहिए, इनको उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उसके लिए तो काम किया नहीं। कभी उत्तराखंड में करते हैं, कभी आसाम में करते हैं। असल में इनकी नीयत में खोट है
और केंद्र सरकार चाहती है कि यूसीसी लागू नहीं हो, सिर्फ इसके लिए ये सिर्फ माहौल बना रही है और मुस्लिम वोटरों को परेशान करने की नीयत से और उसके खिलाफ हिंदू वोटरों को तैयार करने के लिए, गोलबंद करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका उपयोग कर रही है। मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। भाजपा जब कोई भी कानून बनाती है, कुछ कानून बनाती है। इससे पहले आप देखे हुए जीएसटी लेकर के आया, कितना कुछ जीएसटी, उसमें संशोधन, बार बार संशोधन करना पड़ा। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आए, फिर उसको वापस किए, 720 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो इनका ये नियत रहा है, पहले से ही रहा है, ये लोग कानून बनाते हैं लेकिन त्रुटिपूर्ण कानून बनाते हैं और सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और कोई इनका मकसद नहीं। ये कह रहे थे कि धारा 370 हटाए, इनको मालूम होना चाहिए कि धारा 370 आज भी नहीं हटा है। फिर 2 संशोधन हुआ है, पढ़ लिख करके गौरव मिश्रा जी आया कि 370 आज भी लागू है, आज भी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ 2 उसमें संशोधन हुए और धारा 370 में बार बार परिवर्तन होता रहा है। ये लोग किस तरह की बात करते हैं। दूसरा एक बात करते थे, सबका साथ और सबका विकास, इनको जानकारी होना चाहिए कि सबका साथ भी लोगों ने लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन विकास सिर्फ अपने और अपने उद्योगपति मित्रों का किया। 11 लाख करोड़ रुपया ये अपने उद्योगपति मित्रों का ऋण माफ किए, लेकिन किसानों का ऋण माफ नहीं किए। इस देश में किसान, नौजवान, किसने बताया आपको? आदिवासी, कहाँ से आपने ये आंकड़ा लाया? कौन सी संस्था ने आपको दिया? इसका प्रमाण दीजिए। बैठ के झूठ बोलने से नहीं चलेगा काम, प्रमाण दीजिए। ये 51 लाख करोड़ रुपए का फिगर आया कहाँ से? कहाँ से आई आप लोगों के पास? आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अरे जो आंकड़े हैं, हम लोगों का आंकड़ा बिल्कुल सही है और गूगल करके। अरे कहाँ से लाया आपने? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। 10 जनपद वाला है क्या? उसके लिए प्रथम प्राथमिक योग्यता मूर्ख होना है। आप लोग आकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देते हैं यहाँ पर। हम लोग क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता है, हम लोग जो पढ़ते हैं वही बताते हैं। 1942 में यही पढ़ के आए आप सिर्फ इतना बताइए ना, वो आंकड़ा किस संस्था ने दिया है? आप सिर्फ इतना बताइए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा किस संस्था ने दिया कि 51 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया है। अच्छा, आप इतना बता दीजिए, राइट ऑफ करने में और माफ करने में क्या अंतर होता है? तब भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपने आंकड़ा किसी सोर्स से लिया होगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं लिया है। कौन सा राष्ट्रवाद है? कैसा राष्ट्रवाद है? इंडियन मुस्लिम लीग के साथ। हिमांशु जी, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग जासूसी करते थे, ठीक है। अंग्रेजों का जासूसी आप करके लोन माफी और राइट ऑफ में क्या अंतर है वही बता दीजिए। ऐसा राष्ट्रवाद मत सिखाइए। इंडियन मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने वाले हिंदू महासभा के अनुयायी हैं हम लोग, जो इस देश का बंटवारा करवाए थे। और आज फिर देश में आप चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान के मुस्लिम लीग को तो आपके नेता कहते हैं सेकुलर है। शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, देखिए आपस में राजनीतिक तौर पर आप लोगों को इस मुद्दे को उछालना है, शौक से उछालिए, लेकिन जब बात जनता के हित की हो, महिलाओं के हित की हो, उनके भविष्य की, उनके बच्चों के भविष्य के हित की हो, तो कम से कम उसमें राजनीति थोड़ा साइडलाइन कर देनी चाहिए। अगर कोई कदम उठाया गया है उनकी भलाई के लिए, तो क्यों नहीं उसका स्वागत होना चाहिए। चलिए, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका। आप देखिए, चूंकि ये कानून खत्म हो गया है, अगला कदम यूसीसी की तरफ, सरकार का एक खुला ऐलान, यानी कि असम में बहुत सारी चीजें जल्द ही बदलने वाली है। सिद्दीकी साहब, आवाज मिल रही है मेरी? बोलिए। लेकिन देखिए, मसला यहाँ पर यह है कि देखिए, जो मुसलमान को दिक्कतें आएंगी, और अभी आप एक बात कह रहे थे साहब, 94 रिश्ता हटा दीजिए, तो महत्व में जब एक्ट बन जाएगा तो हटा दिए जाएंगे। लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री से भी रहेगी कि कोई भी मुल्क हो, जब वो किसी मजहब में मुदाखलत करता है तो उससे पहले उसके बड़े बड़े आलिमों को, बड़े बड़े महान को, बड़े बड़े चर्च के जो होते हैं लोग, उनको बुला के डिस्कस करता है कि वो कदम उठाया जाए कि जनता की भलाई में हो। वो इस कदम को सोचने वाली बात आती है कि कोई नुकसान न हो जाए। आप देखिए, जैसे आप बालिवाद बात कर रही है, वो दौर खत्म हो गया, कोई बालिवाद नहीं करता है। हर आदमी
की पढ़ाई लिखाई में 30 साल की उम्र हो जाती शादी होने में, लड़की का खाना चाहिए वेलकम, लड़के का वेलकम, एक कुछ चीजें दिक्कतें आती है, जैसे मैंने भी फरमाया। लेकिन राजनीति के आगे जनता की भलाई दिखाई का देती है। हिमांशु कुमार, आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के एसटी हसन क्या कह रहे हैं? कानून वानून छोड़िए, हम तो शरीयत को मानते हैं, हम तो कुरान को मानते हैं, उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या दर्शाता है? ऐसा है, देखिए ऐसा है, कोई बात हो जाए, देखिए ऐसा होता है, जैसे आपने कहा कि एक उम्र दराज आदमी एक बच्ची से शादी कर लेता है, तो अगर कोई जबरदस्ती शादी करता है तो वो गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर राजी खुशी कोई बात होती है, उसका मुस्तकबिल अच्छा दिखता है। नहीं, ना हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चलेंगे, ना हम मुसलमान मैरिज एक्ट के तहत चलेंगे, हम तो सिर्फ संविधान के तहत चलेंगे। जो भी कानून है उसका अनुसरण होना चाहिए। हिमांशु कुमार, फाइनल कमेंट आपका। हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, ये लोग अंग्रेजों के अनुयायी हैं, ये लोग चाहते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो राजनीति का, टूट डालो शासन करो। आज भी इसी नीति पर ये लोग चल रहे हैं। संविधान सर्वोपरि है। मैं तो पहले भी कहा, यूसीसी यदि लाना है तो सारे दल के लोगों को बैठाएं, उस पर विस्तृत चर्चा हो, एक अच्छा कानून लेकर के। अब त्रुटिपूर्ण कानून लेकर के आते हैं, किसी से बात नहीं करते, न कोई विचार विमर्श करते। उत्तराखंड में करी तो है बात, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके नुमाइंदों के साथ बातचीत हुई तो थी, ड्राफ्ट की कॉपियां सबको भेजी तो गई थी। क्या हुआ था उस समय? फिर आपने विधि आयोग का जो टिप्पणी था वो सुना होगा, और उन्होंने क्या कहा था, इससे पहले क्या बात हुई थी, सारी जानकारी आपके प्रबुद्ध पत्रकार है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, एक तरफा आप लोग कार्रवाई करते। गौरव मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। 4,70,000 लोगों ने उत्तराखंड के यूसीसी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए थे, लिखित सलाह दी। 76 से ज्यादा बैठकें हुई थी। ये कहाँ सोए हुए थे, कौन सी निद्रा में सोए रहते हैं पता नहीं लगता है। देखिए, ये जो कानून रद्द किया गया है, इसका भरपूर खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। और छोटी बच्चियों का जो खुला खेल होता था, विवाह के नाम पर जो खरीदी बेची होती थी, जो उनके साथ अत्याचार होता था, जो बाल बच्चियों के साथ हिंसा होती थी, उस पर प्रतिबंध लगेगा, और उस पर प्रतिबंध लगाना सरकारों का काम है। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा करके ये दिखा दिया है कि आसाम में के लिए काम करने का दायित्व आप दोनों का, उसी दिशा में काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था, माफी के साथ आप सबको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो ये जो एक्ट खत्म किया गया है, कानून खत्म किया गया है, असम सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है, इसको लेकर अब धरातल पर क्या कुछ परिवर्तन आता है, और क्या उत्तराखंड के बाद अगला राज्य यूसीसी लागू करने वाला असम बनने वाला है, इंतजार रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री राम उत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 4